हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड मॉडल पेपर क्लास 10th के लिए विषय विज्ञान। ठीक है, तो मॉडल पेपर कुछ इस तरीके से रहने वाला है। और जैसा कि क्वेश्चंस है, खंड खा और खंड गा में डिवाइड होगा, जिसमें एक में फिजिक्स, एक में केमिस्ट्री और एक में बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वास्तविक किसी वस्तु का वास्तविक बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो दो स्थितियां होती हैं जब वस्तु का बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। एक स्थिति तो होती है आपकी जब यहाँ पर दो ऑप्शन देखें। एक तो उत्तल लेंस के द्वारा होता है। फिलहाल यहाँ पर उत्तल लेंस का कोई ऑप्शन नहीं है। उत्तल दर्पण दिया है, अवतल दर्पण दिया है, अवतल लेंस और समतल दर्पण। तो दो ही स्थितियों में वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। एक तो जब दर्पण अवतल दर्पण हो तब, और दूसरा उत्तल लेंस हो। तो यहाँ पर उत्तल लेंस का कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया है, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें वो ऑप्शन सही हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा। कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण। इन दो ही स्थितियों में वस्तु से बड़ा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक है। तो प्रतिरोध का मात्रक हम जानते हैं ओम। रेजिस्टेंस प्रतिरोध आर का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है कि घरों में सप्लाई होने वाली विद्युत की आवृत्ति वोल्टता का मान है। तो विद्युत की आवृत्ति वोल्टता का मान जो होता है 50 हर्ट्ज से 230 वोल्ट होता है। हालांकि यहाँ पर 220 वोल्ट दिया है। सेकंड वाले में देखा जाए तो 50 हर्ट्ज से 110 वोल्ट दिया है, तो ये नहीं होगा। इसमें 60 हर्ट्ज से 110 वोल्ट, इसमें 60 हर्ट्ज 220 वोल्ट। तो इनमें से कोई सा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेत्र की संवेदन क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो अब नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट व दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, नेत्र की संवेदन क्षमता कहलाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके के बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कुछ PDF में और लेके आऊँगा आपका 4 अप्रैल को, जिसकी जैसा कि देखा जाता है 4 अप्रैल को आपको इसका एग्जाम है और हमें 70 नंबर की तैयारी कंप्लीट करनी है। रिटर्न का जो 70 नंबर का पेपर आएगा वो हमें कंप्लीट करना है। 70 में 70 मार्क्स उठाने हैं। ठीक है, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा और पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल का 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इस पे पूछा जाएगा, ये हीरे पे पूछा जाता है, या कांच में वायु के सापेक्ष कांच में प्रकाश की चाल इतनी है, निर्वात में वायु की, इस तरीके का क्वेश्चन एक बनता है। तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल तैयार करके जाइएगा। अगर यहाँ से अपवर्तनांक की बात करें तो अपवर्तनांक का बड़ा फार्मूला हो जाएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में अपवर्तनांक डाल सकते हैं। तो फार्मूला हो जाएगा समथिंग हमारा ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे में 1.50। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो होगी हमारी कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको वहाँ पर सॉल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का उपयोग होता है? इस दर्पण के 3 और उपयोग लिखिए। तो देखो, सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर जो जिस दर्पण का उपयोग होता है वो दर्पण होता है हमारा उत्तल दर्पण। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। और दर्पण तो आपको दोनों ही पढ़ के जाने हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आपको इसको भी पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन से एक चित्र वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 नंबर में या फिर 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे दिए गए परिपथ में विद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए। देखो, अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। ए बी के बीच में टोटल प्रतिरोध पूछा है, परिपथ में प्रवाहित धारा पूछी है, ए बी के बीच विभवांतर पूछा है, और नीचे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा है कि एक क्वेश्चन है कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर लगने वाला विभवांतर। देखो, एक क्वेश्चन से ये अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए, यहाँ से ये ध्यान रखें, इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। और चित्र वाला एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, पहले ए बी के बीच में टोटल प्रतिरोध, तो ए पॉइंट ये है आपका, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, तो इनके बीच लगे प्रतिरोध किस क्रम में जोड़ेंगे? तो देखिए, ये दोनों सीरीज में लगे हैं। कैसे पहचाना? हम जानते हैं जब यहाँ पर बैटरी लगी है तो धारा इस पॉइंट पे जाकर 2 भागों में बटेगी। कुछ धारा इधर चली जाएगी,
कुछ धारा इधर जाएगी, जो धारा इधर जाएगी वही धारा इधर आएगी, और जो धारा इसमें जा रही होगी वो इसमें जा रही होगी। तो इन दोनों में अलग अलग धाराएं बह रही होंगी, लेकिन जो 4 ओम के प्रतिरोध में होगी वही 2 ओम के प्रतिरोध में बह रही होगी। इधर जो 2 ओम के प्रतिरोध में बहेगी वही 1 ओम के प्रतिरोध में बहेगी, और इस पॉइंट पे जाके फिर से हमें धारा आई मिल जाएगी, और आई धारा हमारे 3 ओम के प्रतिरोध में बह रही होगी। तो जिन प्रतिरोधों में सेम धारा बहती है उनको श्रेणी क्रम में, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, इधर 2 और 1 3 हो जाएगा। 6 और 3 ओम के प्रतिरोधों का जब हम समांतर क्रम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल 2 ओम का प्रतिरोध। आर का मान आपके पास आ जाएगा 2 ओम का। यहाँ से अब पहले ए और बी के बीच बात प्रतिरोध की बात करें तो 2 ओम का प्रतिरोध आ जाएगा, लेकिन सेकंड ऑप्शन पूरा परिपथ में प्रवाहित धारा, तो परिपथ में टोटल प्रतिरोध कितना है, इनके बीच में जो लगा हुआ है वो हमारे 2 ओम का प्रतिरोध लगा है, और नीचे एक 3 ओम का। 3 और 2 जोड़ेंगे, और वो जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, क्योंकि टोटल इसमें जो धारा बह रही थी वो टोटल धारा ए और बी में आई बह रही है, और आई ही धारा इधर बह रही है। तो 3 और 2 5, जब समान धारा बहती है तो उनको श्रेणी क्रम में ऐड करते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 3 2 5। तो टोटल आर हमारा जो हो जाएगा वो 5 ओम का हो जाएगा। बी का मान जो हमारा है वो 10 वोल्ट है। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है आई का मान, आई वाला फार्मूला होता है बी अपॉन में आर, मीन्स कितना हो जाएगा कि 10/5, और 5 से जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 एम्पियर की हमारे पास धारा आ जाएगी। तो टोटल दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 2 एम्पियर सेकंड वाले का। अब कह रहे ए बी के बीच में विभवांतर, तो ए बी के बीच में विभवांतर कैसे ज्ञात करेंगे, ए बी के बीच में विभवांतर, तो ए और बी के बीच में जो प्रतिरोध आया था वो हमारा था आया था आर डबल डैश मान लेंगे उसको, वो आया था हमारे पास 2 ओम का। और जो परिपथ में धारा बह रही है ए और बी के बीच में जो टोटल धारा बह रही थी, आई धारा बह रही है, पूरे में तो आई बह रही है ना, इस पूरे में आई बह रही है, इसमें अलग अलग बह रही थी, लेकिन ए और बी में तो आई बह रही है ना, ठीक, और वही 3 ओम के प्रतिरोध में बह रही थी। तो आर का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, आर डबल डैश मान सकते हैं 2 ओम, और आई का मान 2। तो ए और बी के बीच में अगर विभवांतर की बात करें तो बी बराबर होता है आई आर, और जो कि हमारा प्रतिरोध हो जाएगा आई का मान 2 और प्रतिरोध में 2 हो जाएगा, तो हमारे पास बी का मान हो जाएगा आपके पास 4 वोल्ट। कितना हो जाएगा 4 वोल्ट, ठीक है। और इसी तरीके से चौथे क्वेश्चन में जैसे कि पूछा गया है कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच में विभवांतर पूछा है, तो 3 ओम के सिरों के बीच में प्रतिरोध आर का मान कितना हो जाएगा, आर यहाँ पर आर बराबर 3 ओम ही रखेंगे, 3 ओम के बीच में पूछ रहा है, इसमें धारा कौन सी बह रही थी, आई बराबर 2 एम्पियर, और बी का मान पूछा है तो बी बराबर आई आर मतलब 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 6 वोल्ट। तो इस तरीके क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है इस तरीके का चित्र से, ठीक है। तो आई होप आप कर लेंगे। कोई क्वेश्चन हो आपको तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, ये आपके उत्तल लेंस और अवतल लेंस या दर्पण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेंस और दर्पण से क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे। फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, ये होता है आपका लेंस के लिए। किसके लिए होता है, लेंस के लिए। अगर यहीं पर दर्पण की बात करें तो यहाँ पर प्लस आ जाता है, ठीक है, बाकी फार्मूले में कोई अंतर नहीं होता। कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे। यू का मान वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को बी से लिखते हैं, और फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं। तो मैं क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व तो नहीं करा रहा फिलहाल, तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये पढ़ के जाइएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको सॉल्यूशन भी करके इसका दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कमरे में 2 विद्युत बल्ब एक बल्ब पॉइंट के अलग स्विच के साथ जोड़ा जाता है। घरेलू परिपथ में अवधारण से बचने के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिकम डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो ये क्वेश्चन है। तो सेकंड वाले में इसमें कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस आयन क्लोराइड बनता है, क्योंकि लौह चूर्ण को लिखते हैं Fe आयरन से, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लिखते हैं HCl से। जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो आयरन है वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और आयरन क्लोराइड बना लेता है, FeCl3 बना लेता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्व XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है जिसका गलनांक दिखाइए, तत्व कौन सा है। तो ये तत्व है आपका मैग्नीशियम Mg, याद रखिएगा, ठीक है। एस्टोन प्रक्रियात्मक समूह जो होता है वो होता है कीटोन, जिसको हम लिखते हैं CO से, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग पढ़ के जाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। और नीचे इस संतुलित समीकरण करने के लिए पूछता है। देखो समीकरण में एक सिंपल समीकरण बता रहा हूँ फिलहाल, यहाँ पर किस तरीके से करना होता है। जैसे अगर लिखा है Mg + O2 एरो MgO, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। हालांकि ये ऑक्सीजन के 2 अणु यहाँ क्या लिखे हैं, O क्यों नहीं लिखा, तो ऐसा है कि इसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और ये 2 सहसंयोजी बॉन्ड बनाते हैं, वो भी ऑक्सीजन के अणु से, इसलिए इसको O2 लिखा गया है, ठीक है।
और यहाँ पर Mg ऑक्सीजन दोनों के साथ, Mg के भाई कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 भाई, उसके बाद 2 की अधिकता होती है, 2 की कमी होती है ऑक्सीजन के पास, तो ये सर्जी बॉन्ड बना लेते हैं और इसके पास Mg। अब यहाँ पर देखा जाए बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है, तो संतुलित करने का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ Mg का 1 अणु है, यहाँ Mg का 1 है, Mg तो बराबर, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन बराबर करने के लिए यहाँ सामने 2 से गुणा करते हैं। अब Mg का भी 2 हो गया, ऑक्सीजन का भी 2 हो गया, तो Mg को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे और इस तरीके की समीकरण क्या होगी? संतुलित हो गई। हालांकि यहाँ पर ये समीकरण नहीं थी, यहाँ दूसरी समीकरण थी, अगर आप कहोगे तो मैं इसको भी सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। ऐसी करनी होती है बैलेंस करने के लिए, समीकरण लिखनी है, उसको बैलेंस करना है। नेक्स्ट कौन सा? व्यंजक बनाने की विधि का उपयोग कीजिए, लिखिए, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्ती और समूह की विशेषताएं बता दी। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन की बात करें तो साइक्लोपेंटेन किस तरीके से? पेंटेन जब बोल दिया, ये साइक्लो का मतलब होता है बंद, कार्बन चैन इस तरीके से, ठीक है। और एक कार्बन यहाँ होगा, एक यहाँ, 3 हो गए, 4 और 1 5, इस तरीके से जुड़ा होगा, ये होगा साइक्लोपेंटेन। इसके साथ बैलेंसिंग के लिए हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ठीक है। और ब्रोमोपेंटेन की बात करें तो किसी एक के साथ ब्रोमीन जुड़ा होगा इस तरीके से, ठीक है। बाकी बैलेंसिंग की देखिए 1 2 3, तो एक यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इस तरीके से, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ पर, कि 1 2 3 4 बैलेंसिंग कंप्लीट करनी है, तो ये होगा आपका इस तरीके से, ठीक है। ब्रोमोपेंटेन की संरचना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी की व्यवस्थाएं, ये क्वेश्चन हो गया आपका। और इसके बाद आपको एक टिप्पणी जरूर पूछी जाएगी, जैसे कि संकलन अपक्रिया है। संकलन अपक्रिया को 3 नामों से जाना जाता है, एक संयोजन, योगात्मक, विकर्ण संबंध। LIMG का विकर्ण संबंध बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। आप मार्जक पर टिप्पणी करके जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्र धातु, ये तो ऑप्शनली मिलेगा आपको, चाहे कोई सा भी कर सकते हैं, ठीक है। डायबोराइनर का त्रिक और ईंधन के रूप में अल्कोहल का वर्गीकरण, ये क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं, कौन कौन सी गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित से हमारे लिए सौर ऊर्जा का सबसे स्रोत क्या है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। बाढ़ को रोका जा सकता है, किसके द्वारा रोका जा सकता है, और तंत्रिका कोशिका का नामांकन चित्र बनाइए। अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाना है आप लोगों को, ठीक है। और जीवों में जनन विखंडन एवं खंडन विधि को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा के जाएं। और ओजोन परत की क्षति से हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हुए हैं। और अगला क्वेश्चन है नलिका विहीन ग्रंथियां क्या होती हैं, थायराइड ग्रंथि की संरचना तथा उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है छुईमी पादप में गति एवं हमारी टांग में होने वाली गति के तरीकों में क्या अंतर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध लंबे एवं शुद्ध बौने पौधों में संस्कर कराने प्रथम पीढ़ी में कैसे प्राप्त होता है, ये मेंडल के किस नियम के अंतर्गत है, उसे स्पष्ट कीजिए। कह रहे वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, ठीक है। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए हम इतने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं मॉडल पेपर में। बाकी के और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं अगली PDF में आपको लेके आऊँगा, जो कि क्वेश्चंस रह गए हैं। और इस बार तैयारी जो करनी है हमें बिल्कुल अच्छे से करनी है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि 4 तारीख को इसका बोर्ड एग्जाम का पेपर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।